मिडिल ईस्ट नाउ में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट बियांका जनीनी हूँ। वैश्विक व्यापार मार्ग अब राजनीतिक दबाव के उपकरण बनते जा रहे हैं और होर्मुज, जलदमरू मध्य जैसे रणनीतिक चोक पॉइंट्स ये दिखाते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था कितनी संवेदनशील है। इसी वजह से IMEC पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है, जो एक प्रस्तावित व्यापार गलियारा है जो भारत को यूरोप से मध्य पूर्व के जरिए जोड़ता है, जिसमें इजराइल को भूमध्य सागर के लिए एक संभावित गेटवे के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, तो यह सपना कितना हकीकत के करीब है या कितना मजबूत है, और ऐसे में इजराइल की भूमिका क्या रह जाती है। अब इस विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रैंक मलूल, जो I24 न्यूज के चेयरमैन हैं, लेकिन आज रात वो उस हैसियत से नहीं बल्कि नेक्स्ट बे के एम्बेसडर के रूप में हमारे साथ हैं। ये एक ऐसा गठबंधन है जो हाइफा बे के विकास को बढ़ावा देता है, और फ्रैंक का तर्क है कि इजराइल और हाइफा को IMEC का भूमध्य सागरीय केंद्र बनना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रैंक। पहले संक्षेप में IMEC क्या है और होर्मुज जलदमरू मध्य में हुई बाधा ने इसे और भी ज्यादा जरूरी क्यों बना दिया है। तो IMEC की स्थापना की गई और उस पर सितंबर 23 में मतदान और सहमति बनी। यह भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का विचार था कि भारत के बीच एक कॉरिडोर बनाया जाए, मध्य पूर्व और यूरोप। IMEC भारत और मध्य पूर्व यूरोपीय कॉरिडोर। जब इसे मंजूरी दी गई थी वो सितंबर 23 में था, ठीक एक महीना 7 अक्टूबर से पहले, और ये एक उम्मीद थी। हर कोई इसके बारे में एक उम्मीद के तौर पर बात कर रहा था। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने रोश हशाना के अपने भाषण के दौरान इजराइल के नागरिकों के सामने वो नक्शा दिखा रहे थे और उन्होंने कहा ये है नया रास्ता, यही है मध्य पूर्व का भविष्य। और फिर 7 अक्टूबर के बाद जो हुआ और उससे भी आगे ईरान के खिलाफ युद्ध हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि ये IMEC है जिस पर यूरोपीय संघ, सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किए, फ्रांस, इटली, जर्मनी द्वारा। अब ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं रह गया है, ये अब एक आवश्यकता है, ये एक विकल्प है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा व्यापार एक हथियार बनता जा रहा है और होर्मुज जलदमरू मध्य की स्थिति एक आपदा है। पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा समय से दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा वहीं फंसा हुआ है, और अब यह स्थिति दुनिया के लिए और बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो आज IMEC के बारे में बात करने के लिए, एक विकल्प के बारे में बात करने के लिए, और ये देखने के लिए कि कैसे इजराइल और इजराइल के उत्तर का क्षेत्र और खास तौर पर हाइफा बंदरगाह इस नई उम्मीद के लिए एक विकल्प के तौर पर गेटवे बन सकता है, ये हमारे लिए जरूरी है। अब आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, ये IMEC कॉरिडोर के लिए केंद्रीय है, लेकिन अब इसने तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देश अक्सर ज्यादातर बार जो सीधे तौर पर इजराइल और इजराइल के हितों और भारत के हितों के विपरीत हैं, और ये IMEC की भूमिका और उसकी संभावनाओं को कैसे खतरे में डालता है या जटिल बनाता है। सबसे पहले एक राजनयिक के तौर पर मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि कभी भी ज्यादा प्रतिक्रिया ना दें, और मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि सऊदी अरब अब्राहम समझौतों का हिस्सा नहीं है। मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं कि ये अब्राहम समझौतों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये नया गठबंधन, लेकिन अब्राहम समझौते व्यापार के लिए एक ढांचा है, ये क्षेत्र में व्यापार के विकास की प्रेरक शक्ति है। यही विचार है शांति के बदले समृद्धि के पीछे। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वह एक सुरक्षा गठबंधन है, और अब ये पूरी तरह सामान्य है क्षेत्र में ईरान की धमकी को देखते हुए कि क्षेत्र की शक्तियां प्रतिक्रिया देंगी और तय करेंगी कि वे किस प्रकार का गठबंधन बनाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि ये जानने के लिए अभी बहुत जल्दी है कि इसके पीछे क्या है या आगे क्या होगा। मैं IMEC के बारे में जो कह रहा हूं, अगर ये प्रतिस्पर्धा है तो ये अच्छी बात है, मुझे प्रतिस्पर्धा पसंद है। सबसे पहले इससे इजरायलियों को जागरूकता मिलेगी और उन्हें समझाने के लिए उन्हें अपनी अतिरिक्त खूबियां सामने रखनी होंगी। तो आप कह रही हैं कि इससे इजरायली जाग जाएंगे। इजराइल इस परियोजना के लिए आदर्श साझेदार क्यों हैं? सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि आप क्या पेश कर सकते हैं, और जब आप प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि रास्ते क्या हैं। और ये बहुत मुश्किल है जब आप भारत से आ रहे हैं और आपको सीरिया से होके जाना है या लेबनान जाना है या इराक से होके जाना है, वहाँ की स्थिरता को देखते हुए जो हम जानते हैं इजराइल स्थिरता प्रदान कर सकता है, इजराइल सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और इजराइल और भी अधिक तकनीक प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट,
बे क्षेत्र में इजराइल के उत्तर में 53 शहर हैं, जिनमें से 27 अरबी शहर हैं। और जो अद्भुत है, अब्राहम समझौते का डीएनए सह अस्तित्व को दिखाना है। यहां इजराइल के उत्तर में आपके पास सह अस्तित्व की प्रयोगशाला है और आप इस क्षेत्र में दिखा सकते हैं कि यह पहले से ही मौजूद है। और जब आप दुनिया को इस तरह का सह अस्तित्व, इस तरह की स्थिरता, इस तरह की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और उच्च प्रौद्योगिकी, मैं आपको याद दिलाता हूं कि एनवीडिया इजराइल के उत्तर में एक विशाल मुख्यालय बनाने आ रही है। आप उन अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं जो अपनी खुद की सड़कें बनाना चाहते हैं। तो हाइफा बे, हाइफा का बंदरगाह, ट्राइएस्टे और मार्सेले तक जाने का द्वार है और यूरोप को अधिक सुरक्षित रास्ता दे सकता है, खासकर अब हॉर्मुज जलदमरू मध्य की स्थिति के अनुसार। तो आप यहाँ उन बिंदुओं की बात कर रहे हैं कि इजराइल और हाइफा क्या पेश कर सकते हैं। आप हाइफा बे अलायंस, इस नेक्स्ट बे 53 का गठबंधन के राजदूत हैं। हमें इस परियोजना के बारे में और बताइए। ये परियोजना अद्भुत है। इसका उद्देश्य एक गलियारा और एक दृष्टि बनाना है। आप जानते हैं, जब आप इजरायली होते हैं और एक आवाज में बोलते हैं तो ये अपने आप में एक चुनौती है। और ये तथ्य कि ये पहले से ही इन 53 शहरों के साथ हो रहा है, ये अद्भुत है। और एक बार फिर जो संदेश हम दुनिया को दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम न केवल परिवहन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जब हम आईमैक की बात कर रहे हैं तो हम 3 प्रकार के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं: परिवहन, डेटा और संचार और ऊर्जा। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने पहले कहा था सुरक्षा, स्थिरता, तकनीक, जब आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जब आप डेटा और संचार की बात कर रहे हैं और जब आप परिवहन की बात कर रहे हैं, यह समझना मुश्किल नहीं है कि सबसे अच्छा रास्ता हाइफा से होकर जाता है। निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रैंक, हमारे धन्यवाद साथ बियांका। आने और जुड़ने के लिए। धन्यवाद।